नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। अब डिटेल में जाने से पहले जरा सुर्खियों पर नजर डालते हैं। डीआरडीओ की तरफ से अभी रुस्तम 2 ड्रोन का टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट किया गया है। ट्रिपल डिफेंस की तरफ से अभी इंडियन आर्मी की ड्रैगन स्नाइपर्स को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और इनको अभी मॉडर्न स्नाइपर की स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। एक बार फिर से डीआरडीओ की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर 16 से 17 अक्टूबर के बीच नोतम वार्निंग को इशू किया गया है। रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग को दिया गया इंडियन नेवी की ऑफशोर पेट्रोल वेसल की कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल कर दिया गया है। यूएस नेवी की निमिज क्लास की न्यूक्लियर कैरियर और पूरी की पूरी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अभी इंडियन ओशन रीजन की तरफ बढ़ रही है। ताइवान की नेशनल डे को सपोर्ट करने पर चाइना की तरफ से अभी भारत को सीरियस धमकी दी गई है। साथ ही पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी बेवजह नेपाल के म्युनिसिपैलिटी के लोगों के ऊपर टीयर गैस को फेंकने की खबर सामने आई है। और अंत में एचएएल की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और इसके लिए प्रैट एंड व्हिटनी की 127M इंजन को सिलेक्ट किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके। डीआरडीओ की तरफ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आज डीआरडीओ की तरफ से रुस्तम 2 ड्रोन का एक सफल टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है। ये एक तरीके से रुस्तम ड्रोन का एंड्योरेंस टेस्ट था और इस दौरान रुस्तम 2 ड्रोन्स को लगभग 8 घंटे तक टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को अभी कर्नाटका के चित्रदुर्गा में कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट के दौरान रुस्तम 2 ड्रोन को लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट किया गया था। इस टेस्ट के बाद डीआरडीओ का कहना है कि इसकी नेक्स्ट टेस्ट के दौरान इसको 26,000 फीट की ऊंचाई में टेस्ट किया जाएगा और इस दौरान इसकी एंड्योरेंस 18 घंटे तक होने की उम्मीद की जा रही है। रुस्तम 2 की बात करें तो ये अलग अलग तरह के पेलोड को कैरी कर सकता है, जिसमें सिंथेटिक एपरेचर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम भी शामिल है और इसमें सैटेलाइट लिंक भी मौजूद है, जिस वजह से रियल टाइम डाटा को भी ट्रांसफर कर सकता है। डीआरडीओ की रिपोर्ट के मुताबिक रुस्तम 2 को अभी हमारी इजरायली ओरिजिन हेरॉन ड्रोन्स की परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए डिजाइन किया गया है और मेनली इनको सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और चाइना पाकिस्तान को भी अपने विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को सप्लाई कर रही है और ऐसा बताया गया कि अभी चाइना की तरफ से 4 विंग लॉन्ग ड्रोन को पाकिस्तान को दिया गया है। इसी वजह से अभी रुस्तम 2 ड्रोन को भी जल्दी से डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है, पर अभी भी इसे सर्विस में शामिल करने से पहले इसकी काफी सारे ट्रायल होना बाकी है। इसी बीच हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी हेरॉन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया है और साउथ ब्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमारी हेरॉन ड्रोन्स में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ऐड किया जाएगा। साथ ही इसमें लेजर गाइडेड म्यूनिशन और एयर टू सरफेस मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया, जिसके बारे में अभी इजराइल के साथ नेगोशिएशन चल रही है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्नाइपर राइफल को लेके है और अभी हम मेनली इंडियन आर्मी की ड्रैगन स्नाइपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन आर्मी में ड्रैगन स्नाइपर्स को काफी बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि इनको रात में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से इनको कब से अपग्रेड करने का फैसला किया गया ताकि रात में इनको इफेक्टिवली ऑपरेट किया जा सके। इसके लिए रशिया की तरफ से भी भारत को इनके अपग्रेड पैकेज को ऑफर किया गया था, लेकिन अगस्त में पास किया गया नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में इसका भी नाम शामिल था और अभी ट्रिपल डिफेंस की तरफ से इनके लिए इंडिजिनस अपग्रेड पैकेज को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें इन राइफल्स की नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी बेहतर होने के साथ साथ इनकी रिकॉल भी काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है और इसमें अब एक बाइपोर्ट को भी ऐड करने का फैसला किया गया है। इंडियन आर्मी के पास अभी 7,000 के आसपास ड्रैगन स्नाइपर राइफल मौजूद है, लेकिन इनमें से 90 यूनिट को अपग्रेड करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक RFI को इशू किया गया था। ड्रैगन की बात करें तो इनको लेट 1950s के दौर में डेवलप किया गया था और इसके बाद 1970s के दौर में इनको सोवियत आर्मी में इस्तेमाल करना शुरू किया गया था और अभी इनको दुनिया भर में कई मिलिट्री की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इनको इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। हालांकि अभी इनको रिप्लेस किया जाने वाला है क्योंकि इनकी रेंज बस 800 मीटर तक है और वक्त के साथ साथ बेहतर स्नाइपर अभी आ चुके हैं और चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के पास हमारे मुकाबले काफी बेहतर स्नाइपर मौजूद हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इनको कभी भी मॉडिफाई नहीं किया गया था और अभी आज के दौर की बात करें तो आर्मी को डे नाइट स्नाइपर की जरूरत पड़ती है, जबकि ड्रैगन में नाइट विजन को ऐड करने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और यहाँ तक कि इसकी जो ओरिजिनल स्कोप है इसको भी बदला नहीं जा सकता और ये 4x जूम से ज्यादा जूम नहीं कर सकता है।
लेकिन एक आम डगन स्नाइपर राइफल का जो बैरल होता है वो 7000 राउंड्स को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर इंडियन आर्मी के पास अभी जितने भी स्नाइपर राइफल मौजूद है वो मुश्किल से 3000 या फिर उससे थोड़े ज्यादा राउंड्स को फायर किए हैं, जिससे साफ होता है कि इनमें अभी काफी सारा लाइफ बचा हुआ है। और इसी वजह से अभी इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया है, क्योंकि इंडियन आर्मी में नए स्नाइपर राइफल ऐड होने में अभी 2 साल का वक्त लगने वाला है, जिसमें 1200 मीटर या उससे ज्यादा दूरी के स्नाइपर राइफल को इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन तब तक इंडियन आर्मी को डगनऑफ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस वजह से अभी DSR को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। और अभी SSS डिफेंस की तरफ से इनमें नया बाइपॉड, बट स्टॉक और एडजस्टेबल चिक रेस्ट को भी ऐड करने का ऑफर दिया गया है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। एक बार फिर से DRDO की तरफ से नोतम वार्निंग को इशू किया गया है और इस बार इसको 16 और 17 अक्टूबर को इशू किया गया है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल के ऊपर 12 से 14 अक्टूबर के बीच नोतम वार्निंग को इशू किया गया था और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये वार्निंग निर्भय मिसाइल के टेस्ट के लिए इशू किया गया था और 12 से 14 अक्टूबर के बीच निर्भय मिसाइल के आखिरी डेवलपमेंटल ट्रायल को करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी 16 और 17 तारीख के बीच किस मिसाइल का टेस्ट होने वाला ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन डाउट किया जा रहा है कि इस दौरान शायद प्रलय मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जो कि एक तरीके से शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर यूं कहें कि एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये लगभग 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है और अपने साथ 800 केजी तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इसको भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किया जाएगा और इसको पीपल लिबरेशन आर्मी के हाई वैल्यू टारगेट, एयरबेसेस या फिर कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन के ऊपर कन्वेंशनल अटैक को करने के लिए यूज किया जाएगा। अगला अपडेट ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग को दी गई ऑफशोर पेट्रोल वेसल की टेंडर को भी कैंसिल किया जा चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल को बनाने का प्लान किया गया था और इसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ के आसपास था। इस कॉन्ट्रैक्ट को 2011 में साइन किया गया था, लेकिन अभी तक इस क्लास की एक भी वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर नहीं किया गया है और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से यहाँ पे नेवी की तरफ से इस टेंडर को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। हालांकि इसको 2 हफ्ते पहले ही कैंसिल किया जा चुका है, लेकिन अभी तक रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं दिया गया है। और वैसे भी अभी रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग का हालत कुछ सही नहीं है। अभी ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और लगभग 11,000 करोड़ का लोन अभी इस कंपनी के ऊपर है, जो कि वो चुका नहीं रहे। अब ऐसे में इस कंपनी को टेंडर देने में हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोन की बात अगर जाने दें तब भी अगर ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने डिलीवरी को ठीक टाइम पे करती तब भी नेवी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। लेकिन अभी पता लग चुकी है कि ये कंपनी किस वजह से बैंकरप्ट होती जा रही है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। अब सबको पता होगा कि अभी भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से बॉर्डर मीटिंग को करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी इस मीटिंग से कोई खास फायदा होगा इसकी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना अभी एक शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान यूएस की तरफ से अपनी न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन रीजन में भेजने का फैसला किया गया है और अभी यूएस नेवी की न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन को मलाका स्ट्रेट में देखा गया है और ये मलाका स्ट्रेट से होते हुए अंडमान के करीब से होकर गुजरने वाला है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा यूएस नेवी की एक पीटा एयरक्राफ्ट भी इंडियन नेवी की अंडमान बेस में आके रुका था और रिफिल करने के बाद वापस चला गया था, जो कि एक तरीके से भारत और यूएस के बीच साइन किए गए लेमो एग्रीमेंट का एक हिस्सा था। लेकिन अभी आप लोग समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले यूएस की पीटा एयरक्राफ्ट यहाँ पर किस वजह से आया होगा। दरअसल ये इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज सबमरीन की तलाश कर रहा होगा और अभी इंडियन ओशन रीजन में USS रोनाल्ड रीगन भी एंटर करने वाला है। इससे पहले भी जब गलवान वाला हादसा हुआ था तभी एक बार यूएस की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से इंडियन नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का फैसला किया गया था, जो कि सीधे तौर पर चाइना को एक संकेत था और अभी एक बार फिर से यूएस नेवी की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाथ में बरनौल जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर कमेंट सेक्शन में कोई चीनी दिख गया तो उनको जरूरत पड़ने वाली है, तो आप उसको दान में दे दीजिएगा। साथ ही अगर चीनियों के अलावा बिना चीनी वाले भी यहाँ पे दिख जाते हैं, जो कि यहाँ पे आके बहुत ज्यादा शोर शराबा करते रहते हैं, तो उनको भी 2 बूंद हार्पिक के साथ थोड़ा सा बरनौल चटा दीजिएगा। वैसे आपको पता होगा कि 3 दिन पहले भारत में मौजूद चाइनीज एम्बेसी की तरफ से इंडियन मीडिया को 1 चाइना पॉलिसी का पार्ट पढ़ाया जा रहा था और हमको एक तरीके से धमकी दिया गया था कि अगर भारत 1 चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो इसको लेके चाइना की तरफ से काफी शार्प रिस्पॉन्स दिया जाएगा और स्पेशली ताइवान की नेशनल डे यानी कि आज ताइवान के बदले चाइना को सपोर्ट करने के लिए कहा गया था।
लेकिन हुआ ये कि जिस चाइनीज एम्बेसी की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया था, ठीक उसी के सामने जाके हैप्पी नेशनल डे टू ताइवान ऐसे करके पोस्टर लगा दिए गए थे। बाकी सभी सोशल मीडिया में भी आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब ये बात अभी चाइना को पता लग चुकी है, जो कि उसको पसंद नहीं आया है, और ग्लोबल टाइम की तरफ से अभी भारत को सीधी तौर पर वार्निंग दिया जा रहा है कि अभी ये भारत और चाइना की बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत ही गहरा असर डालने वाला है। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना किसको धमकी दे रहा है और हमारे और चाइना के बीच ऐसे क्या बायलैटरल रिलेशन है जिसको खोने का हमको डर रहने वाला है। वैसे चाइना को लेकर अभी एक और मजेदार अपडेट है। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी नेपाल के लोगों के ऊपर टीयर गैस फेंकने का इशू सामने आया है। नेपाली कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि उनके एक लीडर जीवन बहादुर, जो कि नमखा म्युनिसिपैलिटी के पास मौजूद बॉर्डर पिलर को चेक कर रहे थे, इसी दौरान चाइना के जवानों की तरफ से उनके ऊपर टीयर गैस को फायर किया गया था। इसमें लमखा म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरपर्सन लामा की आंख में भी चोट आने की खबर सामने आई है। उनके मुताबिक वो रेगुलर बेसिस पर बॉर्डर पिलर 5, 6 और 7, 8 को चेक करके जब 9 की तरफ बढ़ रहे थे, इसी दौरान चाइनीज जवानों की तरफ से उनके ऊपर टीयर गैस को फायर किया गया था। अब एक तरफ बोली भाई अपनी चाइनीज गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर भारत के साथ पंगे ले रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ चाइना उनके एरिया में घुस के उन्हीं के लोगों के ऊपर टीयर गैस फेंकना शुरू कर चुकी है, और आगे क्या क्या फेंकेंगे ये तो देखने वाली बात है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एब्रो एयरक्राफ्ट को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल की तरफ से अभी एब्रो एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए प्रैट एंड व्हिटनी की PW127M टर्बोप्रोप इंजन को सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले तो अभी एचएएल की तरफ से अपनी खुद की एब्रो एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का प्लान किया गया, जिसको एचएएल की तरफ से सुब्रतो कहा जाता है, और इसको एचएएल अपनी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है। अभी एचएएल की तरफ से सबसे पहले इसी एयरक्राफ्ट इंजन को प्रैट एंड व्हिटनी के इंजन के साथ अपग्रेड करने का फैसला किया गया। साथ ही इसकी सभी एनालॉग सिस्टम को अभी डिजिटल सिस्टम के साथ रिप्लेस करने का प्लान किया गया है, और इसके साथ इसमें फुल ग्लास कॉकपिट को इंस्टॉल करने का प्लान किया जा रहा है। अभी एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस की RDS 7 सीरीज का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्शन पहले से ही बंद हो चुका है, जिस वजह से इनकी सर्विस में काफी इशू सामने आ रहे हैं और स्पेयर पार्ट अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है। अभी एचएएल के पास जो एब्रो एयरक्राफ्ट मौजूद है वो लगभग 40 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, पर अभी भी इसकी एयरफ्रेम में सर्विस लाइफ 70% से ज्यादा बचा हुआ है, जिस वजह से एचएएल इसको अपग्रेड करने का फैसला कर चुकी है। और साथ ही ये अभी एचएएल के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर भी काम करने वाला है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास भी 50 से ज्यादा एब्रो एयरक्राफ्ट मौजूद है जिनको एचएएल अपग्रेड कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में भी काफी सारा लाइफ बचा हुआ है, क्योंकि इंजन की स्पेयर पार्ट ना मिलने की वजह से और पुअर क्वालिटी की सर्विस की वजह से इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। पर अभी अगर एचएएल इसको अपग्रेड करने में कामयाब हो गया तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की 50 से ज्यादा एब्रो एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का मौका एचएएल को मिल सकता है, और साथ ही इन सभी एयरक्राफ्ट को दोबारा सर्विस में शामिल करने का मौका भी मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।